तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। तो आज की वीडियो की खास बात यह है ना कि आज हम टॉप 30 नहीं बल्कि टॉप 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं, वो भी 30 टॉपिक से। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या तो आपकी तैयारी हो चुकी है, दोनों के लिए ही ये वीडियो खास होने वाली है। और दोस्तों, आपको क्या करना है, जो मैं क्वेश्चन दूंगा ना उसको आपको तुरंत बनाना है और कमेंट बॉक्स पर आंसर करना है। और साथ ही साथ आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और फिर लास्ट में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम सीधा बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। और पहले तो ये बता दूं, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, मतलब अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो यार जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जैसे कागज का संबंध स्टेपलर से है तो कपड़े का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए डिटर्जेंट, बी ड्रायर, सी हैंगर या डी वॉशिंग मशीन। तो दोस्तों, जैसे स्टेपलर के माध्यम से हम कागज को ऐसे अटैच करते या टांगते हैं ना, ठीक उसी प्रकार कपड़े को हम किससे टांगते हैं ये आपको बताना है। तो कपड़े से को हम टांगते हैं, ऑप्शन नंबर सी, हैंगर के द्वारा टांगते हैं। तो इसको संबंध को आपको बस समझना है, फिर आपका ये आंसर इजिली आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लैंक का संबंध स्पाइडर से है तो पहले बताइए बैरक का संबंध सोल्जर से है, यहाँ बताया गया है। तो किसका संबंध स्पाइडर से है, ये आपका क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है ए नेस्ट, बी हाइव, सी बॉर्न या डी वेब। तो दोस्तों, इसके लिए आपको हिंदी में इसका मतलब समझना होगा। सोल्जर का मतलब जैसा कि आपको पता है क्या होता है, सैनिक। और सैनिक किस में रहते हैं, बैरक। बैरक का मतलब होता है छावनी। तो जहाँ सैनिक लोग ठहरते हैं ना उसको बोलते हैं छावनी। तो वैसे ही स्पाइडर कहाँ रहता है, स्पाइडर मतलब मकड़ी। मकड़ी का जो क्या होता है, घोंसला क्या बोलते हैं, मकड़ी का जाल, है ना। तो जाल को इंग्लिश में बोलते हैं वेब। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेब। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पैसा के साथ वही संबंध है जो सेंटीमीटर का मीटर से है। तो सबसे पहले आपको सेंटीमीटर और मीटर का संबंध निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो 100 सेंटीमीटर होता है ना, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के बराबर। बस अगर ये आपको पता है, आंसर आ गया। तो 100 पैसा बराबर कितना होगा, 100 पैसा बराबर कितना होगा, 1 रुपया। आपको पता ही है, ठीक है। 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो वैसे ही पैसा का संबंध किससे है, सीधा रुपया से। आ गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, वाई बी वी ई टी जी है तो क्वेश्चन मार्क क्या है। तो दोस्तों, इसको आपको देखना है कि वाई का उल्टा क्या है, बी दिया है, वी का उल्टा क्या है, ई, और टी का उल्टा जी। तो आपको वर्णमाला में अक्षरों के उल्टा को याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सारणी दी है, इसमें ए का उल्टा जेड होता है तो इसे याद करने का ट्रिक है अजहर। बी का उल्टा वाई तो इसका ट्रिक है बॉय। सी का उल्टा एक्स तो कॉक्स से याद रखेंगे। डी का डब्ल्यू तो डाउन से। ई का वी से इवनिंग। एफ यू तो फन से याद रखेंगे। जी का टी तो जीटी रोड। एच का एस तो हायर सेकेंडरी। आई का आर से तो इंडियन रेलवे। जे का क्यू से जैकलिन। के का पी से तो केपी सर। एल का ओ से तो लव। एम का एन से तो मैन। तो इसको बार बार आप पढ़ेंगे ना तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। तो चलिए, आपको ऑप्शन में देखते जाना है कौन सा किसका उल्टा है या नहीं। तो सबसे पहला ऑप्शन है ए, तो जे का एल, तो जे का एल होता है क्या, तो नहीं। जे का क्या होता है, क्यू होता है, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन बी है पी का के, तो जी हाँ, पी का उल्टा के होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सीधा का सीधा करेक्ट हो गया। आपको बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक कर भी सकते हैं। तो एम का उल्टा क्या होता है, एन, तो ये भी नहीं होगा। और टी का उल्टा जी होता है, सीधा टी को चेक कर लिया मैंने, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से वैसे ही उल्टा वाला ही क्वेश्चन है ना। तो चलिए, जैसे डीएमओ का संबंध डब्ल्यू एन एल से है तो ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा इसी नियम से बंधे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, इसका आंसर आपको देना है। देखिए, जैसे डी का उल्टा क्या है, डब्ल्यू, डाउन से याद रख सकते हैं। एम का उल्टा होता है एन, और वहीं ओ का उल्टा क्या होता है, एल। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर से ऑप्शन से चेक करके बताना है कौन सा किसका उल्टा है, और इसी नियम से आपस में बंधे हुए हैं। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आपको जरूर देना है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, 11:130 समानुपात 7:58 समानुपात 15 अनुपात क्वेश्चन मार्क में क्या है। ऑप्शन है ए 234, बी 216, सी 224 या डी 248। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सॉरी ये पेन क्या है हो जाता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 11 और 130 में जब मैंने 11 का वर्ग किया ना, 11 का वर्ग कितना होता है, 121। अब 130 और 121 में कितना का डिफरेंस है, 9 का। तो प्लस 9 कर दें तो कितना आ गया, 130 आ गया। तो क्या 7 और 58 भी इस नियम से बंद है, चलिए देखते हैं। 7 का वर्ग कर दो
7 का वर्ग कितना है 49, 49 प्लस 9 कर दूँ क्योंकि 9 इसमें भी ऐड किया था ना, कितना है 58। जी हाँ, मतलब मैं संख्या का वर्ग कर रहा हूँ और उसमें 9 को जोड़ रहा हूँ तो वो संख्या मिल जा रही है। तो इसमें भी क्या करना है, पहले 15 का वर्ग करना है फिर 9 को जोड़ देना है। 15 का वर्ग हो गया 225 और 9 को जोड़ दो, कितना हो गया 234। आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 9:729 दिया है तो 11 अनुपात क्या है। तो दोस्तों आपको इसमें समझ में आना चाहिए कि जो 729 है ना, ये 9 का त्रिघात है, मतलब जब 9 को मैं 3 बार गुणा करूंगा क्या आता है 729। चलिए गुणा करके बता देता हूँ, 9 81 हो गया और 81 गुणा 9 कितना हो गया, 9 1 9, 9 8 72, 729। मतलब आपको क्यूब याद रखना है। तो चलिए आपको इसमें भी क्या करना है, 11 का क्यूब निकालो। तो 11 को 3 बार गुणा कर दो, तो 11 गुणित 11 121, 121 गुणित 11 कितना होता है 1331। सीधा आपका आंसर नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे 2:3 है, समानुपात 23:24 है। सॉरी 23 अनुपात क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए 2 के बाद 3 है तो ये भी दिमाग लगा सकते हैं हम, 23 के बाद 24 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 24 ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो ये तो नहीं होगा भैया। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि जिस प्रकार से 2 क्या है अभाज्य संख्या है, वैसे ही 3 भी अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल केवल स्वयं से भाग जाए, स्वयं तथा एक से, है ना। तो ज़्यादातर की आप स्वयं से याद रखें, जो केवल स्वयं से भाग जाए और किसी से भाग ना जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। तो जैसे 2 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या क्या है 3 है, तो वैसे ही 23 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या आपको बतानी है। 23 भी तो अभाज्य संख्या है, केवल 23 से ही भाग जाती है वो भी। तो बताइए, सबसे पहले मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, ऑप्शन नंबर 27, 27 अभाज्य संख्या है क्या, नहीं। ये 9 से भी भाग जाती है, 3 से भी भाग जाती है, जैसे 3 या 27 हो गया, ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। फिर देखते हैं 25, तो 25 भी 5 से जाता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी 31, ये हो सकती है, 31 केवल और केवल स्वयं से भाग जाता है। तो हमारा आंसर अभाज्य संख्या क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा क्या, नहीं। यही तो गलती करते हैं आप, तुरंत टिक मार के निकल जाते हैं, फिर लास्ट में घर आके देखते हैं कि ये तो गलत हो गया। हमको आगे भी चेक करना है, 29 भी तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 23 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या 29 है और 29 के बाद 31 आएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 29 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पर चित्र दिया, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा। तो सबसे पहला हमारा चित्र है, गोला दिया है। फिर बी में देखे तो हम गोले को यहाँ पर भाग में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले भाग को गिन लो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इस गोले को 8 भागों में बांट दिया गया है। तो ठीक इसी प्रकार से ये चतुर्भुज है, अब इसको भी हमको 8 भागों में बांटना है। तो यहाँ से हमको देखना है कि कौन से चित्र में 8 भागों में से बांटा है। वेरी इजी, चलिए देखते हैं, गिनते हैं। पहले दिन में देखते हैं, पहले चित्र में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हाँ, 8 तो इसमें बांटा हुआ है, ये आंसर सही हो सकता है। आगे और चेक कर लेते हैं, इसे बांटा है 4 भागों में, तो ये तो नहीं होगा। इसे बांटा है 1 2 3 4 5 6 6 भागों में, ये भी नहीं होगा। इसे बांटा है 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा। और वहीं 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा 1। तो 1 किस में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बहुत ही मस्त क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, बस आप वीडियो देखिए ना, लास्ट में आप खुद सोचेंगे कि रीजनिंग की पूरी तैयारी आपको तैयार मिलेगी। पूरा बस आपको सीरीज देखते चले जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए ये आकृति दी है, फिर आगे आकृति दी है, फिर आकृति है, फिर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले आपको दोनों को देखना होता है। इन दोनों को देखिए, पहला और दूसरा। तो इसको अगर आप ये शेप समझ में नहीं आया ना, तो आप अपने हिसाब से एक शेप बना लीजिए। देखिए पहला शेप ये है, फिर दूसरा शेप क्या है, इस प्रकार से। मतलब पहला से दूसरा में होने के लिए इसे 90 डिग्री 90 डिग्री में ये घूम गया भैया, दक्षिण दिशा में। ठीक है, तो वैसे ही जो ये वाले चित्र को भी ना हमें 90 डिग्री में बस घुमा देना है। तो ऐसा वाला चित्र है, इसे 90 डिग्री में जब घुमाएंगे तो ऐसा वाला चित्र बनेगा। ठीक है, जब 90 डिग्री में घुमाओगे ना, तो ये हमेशा सफ़ेद वाला ही ऊपर रहेगा और काला वाला नीचे। तो सफ़ेद वाला ऊपर और काला वाला नीचे और 90 डिग्री में घुमा होना चाहिए। तो ये इसमें देखिए, क्या ये 90 डिग्री में घुमा है, तो नहीं, ये 90 डिग्री नहीं घुमा है ना, ये घुमा है 90 डिग्री में। 90 डिग्री में देखिए इस प्रकार से चित्र बनेगा ना, तो इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर दोनों में काले हैं, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर ये तो 90 डिग्री में घुमा है, लेकिन नीचे काला है ऊपर सफ़ेद है। जी हाँ, ये हो सकता है हमारा आंसर। और ये क्या है, 90 डिग्री में घुमा है, नहीं, ये 90 डिग्री से ज़्यादा घूम गया, तो सर ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर सी होगा। तो सी किस में दिया, ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
किसी कूट भाषा में यदि करण को 45 लिखा जाता है तो उस भाषा में अरुण को कैसे लिखा जाता है? चलिए भैया, करण कैसे 45 बना है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो करण में जब मैंने देखा तो करण वर्णमाला में इसकी स्थिति क्या है? करण के से क्या हो जाएगा? 11, ए 11 है, ए आता है पहले नंबर पे, आर का है 18, ए का कितना है 1 और एन का कितना है 14। चलिए आपस में इसे जोड़ दीजिए, 18 और 2 20, ठीक है, 18 और 2 20 और 14 और 11 25। तो इस प्रकार से क्या आ गया? 45। जी हाँ, बस वर्णमाला के स्थान को रखा है आपका आंसर और जोड़ दिया है, आंसर आ गया। ठीक इसी प्रकार से अरुण को भी बनाना है, तो अरुण का कितना होता है? ए का 1, आर का 18, यू का 23 और एन का 14। चलिए जोड़ दीजिए, 14 और 1 15, 15 18 और 23 को जोड़िए, 8 और 5 13, 13 और 3 6, 1 2 3 4 5 56। तो आपका आंसर हो जाएगा 56 किसमें? 56। सीधा आपका आंसर है। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा आपको, साथ ही साथ बजाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण को पूर्व, पूर्व को उत्तर और उत्तर को पश्चिम कहा जाता है तो सूर्योदय किस दिशा में होता है? भाई बताना है आपको, तो बस आपको दिशा बदल ली है। चलिए बताता हूं मैं आपको, ये देखिए, ये नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ बोल रहा हूँ, क्या है? ये ईस्ट अर्थात पूर्व, ये वेस्ट यानी पश्चिम, ये नॉर्थ अर्थात उत्तर, ये साउथ यानी दक्षिण। ठीक है, इंग्लिश में भी थोड़ा याद रखा कीजिए। अब बोला गया है पश्चिम को दक्षिण कहा गया है, तो वेस्ट को दक्षिण, पश्चिम को दक्षिण कहा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, पश्चिम को दक्षिण कहा गया तो इसे लिखेंगे हम दक्षिण। ठीक है, पश्चिम को दक्षिण। अब दक्षिण को पूर्व कहा गया है, तो ये जो दक्षिण है इसको क्या कहा गया है? पूर्व कहा गया है। वहीं पूर्व को उत्तर कहा गया है, तो पूर्व को उत्तर लिख देते हैं भाई, पूर्व को उत्तर। और उत्तर को पश्चिम कहा गया है, तो यहां लिख देते हैं भाई पश्चिम। ठीक है, अब आपको बताना है सूर्य किस दिशा में उदय होता है। आपको पता ही होगा सूर्य कहाँ से उगता है? उत्तर दिशा से, है ना, कि पूर्व दिशा से। तो दोस्तों सूर्य होता है पूर्व दिशा से उदय। तो यहाँ पर पूर्व कहाँ है? तो पूर्व को क्या बोला गया है? उत्तर। देखिए पूर्व को क्या बोला गया है? उत्तर। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा सूर्य भी कहाँ से उधर होता है? उत्तर दिशा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है उत्तर दिशा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से बस आपको डायग्राम बनाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ है गुड टू टेस्ट, 4 5 6 का अर्थ है सी यू सून, 7 8 9 का अर्थ है बी राइट बैक। तो उस भाषा में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का अर्थ बी है? ठीक है, बहुत हलवा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा दिख रहा है। तो अगर मैंने ध्यान से देखा ना, तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है ना, सेम वैसे ही वर्ड लिख दिया गया है। 1 2 3 गुड टू टेस्ट, 4 5 6 सी यू सून, 7 8 9 बी राइट बैक। अब इन तीनों में से आप देखिए कोई भी शब्द कॉमन है क्या? नहीं, कोई भी कॉमन नहीं है। जहां पर आपको इस प्रकार से कॉमन नहीं दिखता ना, तो जो संख्या दी गई है और वर्ड दिया गया है ठीक उसी का मान होता है। अगर कॉमन आता है ना तब दिक्कत होती है प्रश्नों में। इससे पहले वाली सीरीज में मैंने करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देखिए। बी के जगह में क्या है? तो बी है, बी के जगह में क्या है? सीधा 7 लिखना है। चलिए और बता देता हूँ, जैसे 1 के जगह में क्या आएगा? गुड आएगा, 2 के जगह में 2 आएगा और 3 के जगह में टेस्ट आएगा। ठीक उसी प्रकार बी के जगह में क्या आएगा? 7 आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे हलवे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित 4 सामग्रियों में से 3 किसी दृष्टि से समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। अब जो सीरीज आएगी ना, इसमें 4 शब्द दिए जाएंगे, इसमें से 3 जो है सेम होंगे और एक अलग होगा, उसी को आपको बताना है। यहाँ पर ए है ऑप्शन चांदी, बी सोना, सी पीतल और डी एल्यूमिनियम। अब इसे आप ध्यान से देखिए, जो चांदी है ये भी धातु है, सोना है ये भी धातु है, एल्यूमिनियम है ये भी धातु है, लेकिन पीतल है ना, ये धातु नहीं है, ये क्या है? मिश्र धातु है, मिश्र धातु। ठीक है, तो मिश्र धातु होने के कारण ही ये अन्य तीनों से अलग है। किसका मिश्र धातु है? ठीक है, कॉपर और जिंक का। तो इसलिए आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जो अन्य तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी असंगत शब्द का चयन करना है आपको। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर। ऑप्शन है ए घटाना, बी वृद्धि करना, सी आगे ले जाना या डी बढ़ाना। चारों में से कौन सा एक अलग है? ऑप्शन सीधा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी असंगत ही बताना है आपको। प्रैक्टिस इतनी करो ना एक ही टाइप के कि इस प्रकार से क्वेश्चन आए ना, आपको छूटना नहीं चाहिए। असंगत का चयन करना है भैया। ऑप्शन में दिया U21, बी A12, सी P16 या डी M13। तो दोस्तों इसमें भी आप देखेंगे ना, जो प्लेस वैल्यू है, मतलब वर्णमाला में जो स्थान है वही लिख दिया गया। जैसे
21 नंबर पे आता है, वहीं P 16 नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है, लेकिन A यहाँ पर 12 नंबर पे दिया है, जबकि A किस नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही अन्य तीनों से अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें भी असंगत युग्म का चयन करना है ना, असंगत युग्म। अब देखिए यहाँ पर ए दिया है 0:6, बी 21:46, सी 12:28 और डी 5:14। तो देखिए सबसे पहले ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, आपको यहाँ शुरू नहीं करना है, क्योंकि जीरो में क्या संक्रिया लगी है ना, ये हम नहीं निकाल सकते। अभी भी जीरो वाली संख्या दिखी है ना, तो उसको नहीं, उसके बाद वाले संख्याओं को देखो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस नियम से ये बंधे हुए हैं। 21 और 46 में मैंने देखा कि जब 21 का गुणा मैंने 2 से किया, 21 का गुणा 2 से करोगे तो क्या आएगा, 21 दूनी 40, और धन क्या कर दो, 4 कर दो, कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो संख्या का दोगुना करके 4 जोड़ देना है। किसी प्रकार से 5 का दोगुना करो और 4 जोड़ दो, तो 5 का दोगुना होता है 10 और 4 जोड़ दो, कितना आ गया, 14। तो ये 14 आ गया ना। उसी प्रकार से 12 का दोगुना 24, धन 4 जोड़ दो, कितना आ गया, 28। हाँ 28 तो दिया है, मतलब सही नियम है। अब ठीक उसी प्रकार इसमें भी चेक करो, तो 0 का गुणा 2 से करो और 4 जोड़ दो, तो क्या 6 आएगा, क्या देखते हैं। 2 का गुणा 0 से करोगे तो 0 एंड 4, कितना आ गया, 4। 6 आया क्या, नहीं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जो अन्य तीनों से भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका आंसर आपको देना है भैया फिर से। तो यहाँ दिया है ऑप्शन है ए 400, बी 225, सी 144, डी 196। इन चारों में से एक अलग है, और एक अलग किस प्रकार से आपको कमेंट बॉक्स में देना है आंसर। ठीक है, उम्मीद है दे देंगे आप आंसर। अगर दे दिया ना तो आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही है, और अगर नहीं दे पाए मतलब समझ जाइए आप बहुत पानी में, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 19, 3, 30, 300 और 3000 है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, देखिए इसको आपको बताना है। तो किस प्रकार से ये बंधे हुए हैं, सबसे पहले देखते हैं। तो 3 के बाद सीधा 30 है, मतलब 3 का गुणा मैं जब 10 से किया तो 3 दहाम 30 हो गया। ठीक उसी प्रकार 30 का गुणा मैं फिर किससे करूँ कि 300 आ जाए, 10 से करो भाई, एक एक जीरो ही तो बढ़ रहा है। 300 का गुणा क्या किससे करूँ मैं, 10 से करूँ तो 3000 आ गया। अब वैसे ही 10 10 से गुणा हो रहा है, तो 3000 से भी मैं किससे गुणा करूँगा, 10 से गुणा करूँगा, क्या आ जाएगा, 3 और 4 शून्य। हाँ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इतने इजी क्वेश्चन है, देखिए आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 3, 6, 8, 16, 18, 36, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ऑप्शन दिया ए 42, बी 38, सी 72 और डी 45। बताओ क्या आंसर आएगा। दोस्तों देखिए चलिए देखते हैं, 3 के बाद 6 है, मतलब 3 दूनी कितना होता है, 6। 3 का गुणा 2 से किया तो 6 आ गया। अब 6 के बाद 8 है, क्या किया होगा, तो 6 के बाद +2 किया होगा, 8 आ गया। वहीं 8 के बाद 16 है, मतलब 8 का गुणा 2 से किया होगा, 8 दूनी 16 होता है ना। अब 16 के बाद फिर से क्या है, 18 है, तो +2 इसमें भी किया होगा। मतलब आप सीरीज़ को समझ गए होंगे, पहले मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं, फिर ऐड 2 कर रहे हैं, गुणा 2 फिर धन 2, फिर गुणा 2 फिर धन 2। अब वैसे ही 18 गुणा 2 कितना होगा, 36। अब नेक्स्ट संख्या हमें क्वेश्चन मार्क की जगह में चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, +2 करूँगा, सीरीज़ में तो आगे बढ़ना है। तो 36 धन 2 कितना हो गया, 38। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, इसको तो बार बार आपने बनाया होगा, हर सीरीज़ में मैं इसको बताता हूँ। वो क्यू दिया है, फिर ब्लैंक, फिर टी, फिर ब्लैंक, फिर टी, फिर ब्लैंक, फिर बी टी, फिर ब्लैंक टी क्यू बी, फिर ब्लैंक, फिर आर टी। खाली जगहों पर क्या आएगा। तो इसको बनाने के लिए ना मस्त से ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करना है। जैसे क्यू के बाद खाली स्थान दिया है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्यू कहीं है क्या, हाँ क्यू है यहाँ पर। अब क्यू के बाद क्या दिया है, बी दिया है, तो सीधा यहाँ पर बी को भर दो भैया, आ जाएगा। ठीक है, अब सीधा आप और देखो, बी के बाद टी दिया है ना, बी के बाद टी मिल गया हमको। अब बी के बाद क्या है, टी, हाँ ये बी दिया है, ये देखो बी के बाद टी मिला है, हाँ सही है, मतलब बी के बाद क्या आना चाहिए, टी। तो ये बी दिया है ना, तो इसके बाद क्या डाल देंगे हम, टी। तो देखिए एक सीरीज बन गई, क्यू बी टी आर टी बन गई। तो एक सीरीज आपको मिल गई ना, मतलब आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखिए इसमें भी बनना है क्यू बी टी आर टी, तो देखिए क्यू बी टी तो आ गया, अब टी के बाद क्या आएगा, आर आएगा, फिर टी आएगा, फिर एक और सीरीज बन गई। ठीक है, अब फिर खाली स्थान में क्या आएगा, देखिए बी टी है, बी टी है, बी टी के पहले क्या है, क्यू, और फिर से सीरीज बनाना ही है, क्यू बी टी, यहाँ पर क्या आएगा, आर। बन गया आपका सीरीज। तो चलिए क्या क्या लिया हमने खाली स्थान जगह में, बी आर क्यू आर टी, कहाँ है यार, बी आर क्यू आर टी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक है, पहली आकृति और दूसरी आकृति में जब आप देखेंगे तो आपने यहाँ देखा होगा कि जब दोनों आकृति को मैं ऐसे पलट दूँ और आपस में जोड़ दूँ, ठीक है, पलट के आपस में मैं जोड़ देता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये वर्ग बन जाएगा। देखिए ये आकृति को ऐसे पलट के आपस में जोड़ दूँ, वर्ग बन गया। ठीक इसी प्रकार से हमें इस आकृति को भी पलट कर क्या बनाना है, एक संरचना बनानी है। तो जब मैं पलट दूंगा इसको और आपस में जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सर्कल किस में है, सी में। ये पैराबोला है अंडाकार शेप में, ये सर्कल है तो सी, तो सी किस में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए बाहर में संख्याएं दी गई है और बीच के स्थान को आपको भरना है। ठीक है, बाहर में संख्या, बीच में स्थान, बाहर में संख्या है, बीच में क्या आएगा। तो देखिए आप ध्यान से जब देखेंगे ना तो ये कैसे जमी है, तो 6 और 7 को आप जोड़ो तो 6 और 6 12 और 1 13। अब 13 यहाँ पर 3 है, 13 और 3 में ऐसा क्या करूँ कि 39 आ जाए, 13 गुणा 3 कर दिया तो 13 3 39। मतलब हमको समझ में आ गया, नीचे की संख्याओं को जोड़ो और ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो तो बीच वाली संख्या मिल जाती है। तो चलिए 12 और 3 कितना हो गया, 15, और 15 को 4 से, देखो ऊपर में 4 है ना, तो उसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 60। यहीं पर 18 और 6 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा 24, 24 गुणा 2 करो तो कितना आ जाएगा 48। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 48। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर आपको देना है भैया, 5 3 2 दिया है, 8 क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा आपको बताना है, 4 6 5 और 1। मैं हिंट दे देता हूँ, आपको बाहर और बाहर की संख्या से बीच वाली संख्या लानी है। इतना मैंने बता दिया ना, अब इसका बनना ही चाहिए, कमेंट बॉक्स पे आनी चाहिए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, दिशा से संबंधित है ना। सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई डायग्राम बनाते हैं। सुंदर, सुंदर है कहाँ, पूर्व की ओर चल रहा है, और सबसे पहले चला तो कितना चला, 4 किलोमीटर चला। फिर वो किधर मुड़ गया, तो दाईं ओर मुड़ गया, ये दाईं ओर मुड़ गया। अब वो चला 3 किलोमीटर चला। ठीक है, ये 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वो दाईं ओर मुड़ जाता है। अब जो दाईं है ना इस साइड हो गया और बाईं इस साइड, देखिए दाईं, ये देखिए इस साइड लेफ्ट साइड, दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। तो बताइए अब वो किस दिशा की ओर है, ये किस दिशा की ओर है। देखिए ये ईस्ट है पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, किस दिशा की ओर जा रहे हैं, पश्चिम दिशा, है ना। तो पश्चिम दिशा की ओर सुंदर जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रघु बस स्टॉप तक जाने के लिए अपने घर से सीधे चलता है। कुछ देर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और बस स्टॉप पर पहुंचा। तो जो बस स्टॉप कहाँ है, पूर्व दिशा में है। उसके घर से बस स्टॉप की दिशा ज्ञात कीजिए। चलिए रघु अपने घर से निकलता है भैया, चलिए रघु को घर से निकाल देते हैं। अब अपने घर से सीधे चलता है और कुछ देर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो इधर से बाईं ओर किधर है, ये है भैया, बाईं ओर मुड़ जाता है और बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। अब ये कहाँ पहुंच गया, बस स्टॉप पर। ठीक है, ये इसका घर है, बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। और ये बस स्टॉप किस दिशा की ओर है, पूर्व दिशा। हाँ ये पूर्व दिशा मैंने बनाया ही है, पूर्व दिशा में बस स्टॉप है। अगर आपको ये पूर्व दिशा में बस स्टॉप नहीं है ना तो दूसरे डायरेक्शन लेके बनाना है, लेकिन पूर्व दिशा में बस स्टॉप लाना है ना। उसके घर से बस स्टॉप की दिशा ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो घर है ना इसे बस स्टॉप की दिशा आपको बतानी है। तो इस डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए कल मैंने और बताया था इसे, आपने अगर नहीं देखा है तो फिर से बता देता हूँ। ये ईस्ट पूर्व होता है, ये वेस्ट पश्चिम, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच वाली दिशा ये कौन क्या कहलाएगी, नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूर्व दिशा। ये वाली दिशा क्या कहलाएगी, नॉर्थ सॉरी साउथ। देखिए साउथ है ना, साउथ और ये ईस्ट, तो दक्षिण पूर्व दिशा। और वहीं ये वाली दिशा क्या कहलाएगी, साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा। और ये वाली दिशा क्या कहलाएगी, नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, सॉरी वेस्ट है ना, उत्तर पश्चिम दिशा। तो बताइए घर से बस की दिशा किधर है, इधर है ना, इस साइड। इधर मतलब ये वाली दिशा कौन सी दिशा है, साउथ ईस्ट अर्थात दक्षिण पूर्वी दिशा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, माधवी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है
यह मेरी माँ की एकमात्र बेटी का बेटा है। तस्वीर वाला व्यक्ति माधवी से किस प्रकार संबंधित है बताना है। चलिए, एक तस्वीर है भैया यहाँ पर, है ना, एक तस्वीर है, यहाँ पर माधवी खड़ी है। देखिए ये माधवी है, माधवी, ठीक है। माधवी तस्वीर की ओर इशारा करती है और बोलती है यह मेरी माँ की, मतलब माधवी की माँ, ठीक है, ये माँ, माधवी की माँ की एकमात्र बेटी। बताओ, माधवी की माँ की एकमात्र बेटी स्वयं माधवी तो होगी। माधवी के माँ की एकमात्र बेटी कौन है? माधवी तो है, क्योंकि एकमात्र बोला है, तो एकमात्र बेटी माधवी। तो एकमात्र बेटी का बेटा, मतलब माधवी का ही बेटे की बात की जा रही है, माधवी के बेटे की बात की, बेटा है, मतलब जो तस्वीर में है ना, ये माधवी के माँ के एकमात्र बेटी का बेटे की तस्वीर है। मतलब तस्वीर वाला व्यक्ति माधवी से किस प्रकार संबंधित है बताओ, ये किस प्रकार से संबंधित है? माधवी का बेटा है ना ये, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेटे के रूप में संबंधित है। बस इस प्रकार से डायग्राम बनाओ, थोड़ा थोड़ा तोड़ के आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि Q का अर्थ प्लस है, Z का अर्थ गुणा है, T का अर्थ माइनस है, Q का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित का मान क्या है बताइए भाई। बस आपको यहाँ पर वैल्यू रखना है और बॉड मास से सॉल्व कर देना। चलिए, तो सबसे पहले है 42, 42 लिख दो। अब है के को क्या दर्शाया गया है? भाग से। फिर आता है 3, हाँ 3 को लिख दो। फिर आता है क्यू का मतलब है प्लस। उसके बाद है 9, 9 लिख दो। उसके बाद है जे का अर्थ है गुणा। उसके बाद है 4, 4 लिख दो। फिर है टी का मतलब है माइनस, और फिर 2 है, वो लिख दो। अब बॉड मास से सॉल्व करना है। बॉड मास क्या है? सीक्वेंस बताता है कि किस प्रकार से किस क्रम में हमें सॉल्व करना है ना बॉड मास। ये बार बार मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ यार, फिर भी गलती करोगे ना आप, तुम्हारी गलती होगी। तो देखिए, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो 42 का भाग 3 से करो तो कितना हो जाएगा? 3 1 कम 3, 3 चौक 12, प्लस फिर गुणा करेंगे 9 चौक 36, माइनस 2, 36 माइनस 2 कितना हो गया? 34, और 14 को जोड़ दो, 4 और 4 8, और 3 और 1 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका आंसर आपको देना है। ठीक उसी प्रकार से नए नए चिन्ह दिए गए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, अलाली नहीं करना है, तो इसका आंसर आपको देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर दिया गया है नाटी महिला, सफ़ेद बाल वाले लोग और भारतीय। चलिए एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले मैंने बनाया नाटी महिला, नाटी को दर्शाया एन से, ठीक है। उसके बाद आते हैं सफ़ेद बाल वाले लोगों में से। तो आप बताओ, क्या कुछ नाटी महिलाएं सफ़ेद बाल वाले भी हो सकते हैं, या कुछ सफ़ेद बाल वाले नाटी वाले भी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है सभी के सभी हों। तो जहाँ पर बात कुछ की आई, तो आधा आधा यहाँ पर वेन डायग्राम बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा? सफ़ेद बाल वाले लोग, क्योंकि सफ़ेद बाल वाले नाटी भी हो सकते हैं और नाटी भी सफ़ेद बाल वाले हो सकते हैं। उसी प्रकार से अब आते हैं भारतीय में। सबसे पहले ये बताओ कि भारतीय और नाटी महिला में क्या संबंध है? क्या नाटी महिलाएं केवल भारतीय ही होती हैं क्या? बाहर देश की भी होती है ना, और भारत के लोग भी तो नाटे होते हैं, मतलब इसमें भी हम बीच से ही लेंगे। अब बताओ, भारतीय और सफ़ेद वाले लोग में से क्या अंतर है? ठीक है, तो सफ़ेद बाल वाले भारतीय हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो इसमें भी क्या होगा? इस प्रकार से तीनों साथ में होंगे, मतलब आपस में ये लोग हो भी सकते हैं और नहीं भी, ऐसे कुछ हो सकते हैं कुछ नहीं। तो इस प्रकार से, है ना, ये तीनों का वेन डायग्राम बन गया। तो किस में आएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चित्र दिया, ये तो सबसे बेस्ट और बहुत हलवा क्वेश्चन है। कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको आकृति दी जाती है, और आकृति क्या दर्शाती है यहाँ पर लिख दिया जाता है। जैसे ये वाला बॉक्स क्या दर्शा रहा है? कबड्डी को। ये वाला दर्शा रहा है फुटबॉल को। ये वाला दर्शा रहा है क्रिकेट को, ठीक है। तो दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या क्या है जो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते, ठीक है। चलिए एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले बोला है कि क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं, तो देखिए सबसे पहले ये वाला बॉक्स तो आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट और वहीं कबड्डी भी खेलते हैं भैया, तो ये वाला बॉक्स भी आएगा, ठीक है। तो क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं, दोनों, तो दोनों में केवल और केवल एस और टी मुझे दिख रहा है ना, तो मैं लेता हूँ। हाँ, दोनों में कॉमन क्या है? एस और टी मेरे को दिख रहा है, इतना तो मुझे मिल गया, मतलब एस हो सकता है या टी हो सकता है। अब बोला गया है लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते। अब फुटबॉल का कहाँ है? ये है भैया, ये फुटबॉल नहीं खेलते बोला है, मतलब एस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो क्या होगा आपका आंसर? सीधा का सीधा टी आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा आपको। तो अब है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन, है ना, कथन निष्कर्ष वाले। तो यहाँ पर कथन दिया गया है सभी पुरुष रोबोट हैं, सभी रोबोट मशीनें हैं। उसके अनुसार आपको निष्कर्ष यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम बनाकर। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं सभी पुरुष रोबोट हैं, है ना। तो सबसे पहले मैंने ये बनाया, ये पुरुष बनाया, ठीक है। अब इन पुरुष को मुझे रोबोट बनाना है भैया, चलिए बनाते हैं रोबोट। सभी पुरुष क्या हैं, ये रोबोट हैं, रोबोट के अंदर में आएंगे, ठीक है। सभी रोबोट मशीनें हैं बोला है, अब रोबोट भी मशीनों के अंदर में आएगा, चलिए बना देते हैं, ये रोबोट है, ये मशीनों के अंदर में आएगा। अब इसके आधार पर आपको निष्कर्ष देना है। तो सबसे पहला निष्कर्ष है सभी मशीनें पुरुष है। देखिए मशीनें बाहर है और पुरुष अंदर है, लेकिन क्या बोला गया है, सभी मशीनें पुरुष है। हो सकता है क्या, नहीं, सभी पुरुष मशीन है, ये भले ही हो सकता है क्योंकि मशीन बाहर है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। अब कुछ रोबोट पुरुष हैं, देखिए रोबोट पुरुष में क्या संबंध है, सभी पुरुष रोबोट हैं, तो क्या कुछ रोबोट पुरुष हो सकते हैं। तो जब भी इस प्रकार से संबंध दिखे, आपको जो अंदर वाली संख्या है उसको कुछ बोल के बाहर वाली संख्या बताए, तो आपको निष्कर्ष यस लेना है। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि ये गलत होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, ये रूल है, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। मोस्टली लोगों को यही चीज़ें समझ में नहीं आती, जो अंदर में दिया है और बाहर वाले को बोला जाए कि वो कुछ हो सकता है अंदर वाला, तो जी हाँ आपको यस लेना है। जैसे कि मैं बोलूँ कि कुछ रोबोट मशीन है ना, कुछ रोबोट मशीन है, वैसे ये मैं बोलूँ कि कुछ मशीन रोबोट है, तो आपको यहाँ पर भी सही लेना है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सभी मशीन रोबोट है, तो ये गलत हो जाएगा, तो कुछ वाला पॉइंट को आपको याद रखना है। तो कुछ रोबोट पुरुष हैं, कुछ रोबोट पुरुष हैं, तो जी हाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा तो सही है। केवल और केवल निष्कर्ष टू पालन यहाँ पर कर रहे हैं। इस प्रकार से मैं बार बार क्वेश्चन कराऊंगा यार, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है कि कथन निष्कर्ष या फिर जितने टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं ना वो मैं कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं तीन तीन कथन देंगे, तीन वाले, है ना। तो चलिए बनाते हैं इसमें भी वेन डायग्राम। इसमें कथन बोला है, सबसे पहले बोला है सभी बतख बाघ हैं। तो चलिए मैं बनाता हूँ, ये मैंने बनाया बतख, बतख। अब इस बतख को मुझे बनाना है बाघ, ठीक है। सभी बतख क्या है, बाघ है, बाघ लिख देता हूँ मैं, आज समझ में नहीं आएगा। अब फिर बोला है सभी बाघ बंदर है, फिर से भैया तो सभी बाघ बंदर है, ये सभी बाघ क्या हो गए, बंदर हो गए, ठीक है। अब फिर बोला है लास्ट में सभी बंदर गाय हैं। अच्छा बना दो भाई, सभी बंदर को गाय बना दो, सभी बंदर क्या है, गाय है। इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम रेडी है। अब आपको निष्कर्ष बताते चलो। सबसे पहला निष्कर्ष है सभी बाघ गाय हैं। तो देखिए सभी बाघ क्या है, गाय हैं, जी हाँ बाघ अंदर है गाय बाहर है, तो ये है सही है। सभी बंदर बतख है, देखिए सभी बंदर बतख है, तो देखिए बंदर बाहर है बतख अंदर है, क्या गलत होगा ना, गलत होगा। अब तीसरा है सभी बतख गाय हैं, तो देखिए सभी बतख, ये बतख है, ये गाय है, गाय है, तो जी हाँ सभी बतख गाय हैं क्योंकि गाय के अंदर में है, ठीक है, ये भी सही है। अब सभी गाय बाघ है, तो सभी गाय बाघ हैं क्या, है क्या, नहीं, क्योंकि गाय बाहर है बाघ अंदर है भैया, अपने मन से नहीं डालना है, तो ये भी गलत होगा। तो केवल और केवल निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यदि लेमिनेंट में सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। वर्णानुक्रम मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज में आता है ना, ए से लेकर जेड में, तो पहले ए आएगा फिर बी आएगा, उसी प्रकार से जमाना है यहाँ पर। तो चलिए भाई, और जमा के बताना है कि किसका परिवर्तित हो रहा है नहीं या नहीं। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा अल्फाबेट में ए आता है, उसके बाद देखिए क्या आएगा, ए बी सी डी ई आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, एफ जी एच आई जे के एल एम, तो यहाँ पर एल आएगा पहले, ठीक है, एल, फिर एम आता है, एम, फिर एन आता है, फिर टी तो सबसे लास्ट में आएगा। तो इस प्रकार से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में मैंने इसे जमा दिया। अब आपको बताना है कि किसके जो स्थान में परिवर्तन आया है मतलब नहीं आया है बोला है, अपरिवर्तित है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एल था, देखिए सबसे पहले ए यहाँ पर है, पहले ए दूसरे नंबर पे था अभी पहले नंबर पे है, ठीक है, मतलब इसमें चेंज तो आया है, तो ये नहीं होगा। फिर है ई, देखते हैं तो ई पहले चौथे नंबर पे था अभी दूसरे नंबर पे है, तो इसमें भी चेंज आया है। वहीं एल पहले नंबर पे था अभी ये तीसरे नंबर पे है, तो इसमें भी चेंज हुआ है। अब देखते हैं एम, एम पहले तीसरे नंबर पे था
और अभी चौथे नंबर पे है, तो इसमें भी चेंज हुआ है। लेकिन अब एन में आते हैं, तो एन पहले भी 5वें नंबर पे था, अभी भी 5वें नंबर पे, वहीं टी पहले भी 6वें नंबर पे था, अभी भी 6वें नंबर पे। तो एन और टी में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसे दो वर्ण ऐसे हैं जिसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको ये सॉल्व करना आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। छात्रों की एक पंक्ति में रोहन बाएं से सातवां, देखिए एक पंक्ति है, यहां पर से जो रोहन है ना, बाएं से सातवां, ठीक है, और दाएं से 20वां स्थान में है। दाएं से क्या है, 20वां स्थान में, ठीक है। तो पंक्ति में कितने छात्र हैं ये पूछा गया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब भी इस प्रकार से टोटल दायां और बायां दिया है तो फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यहीं पर आपको वैल्यू रखना, सीधा आपका आंसर है। तो बताइए लेफ्ट में क्या है, सातवां, राइट में क्या है, 20वां माइनस 1, 20 और 7 27 माइनस 1, कितना हो जाएगा, 26वां नंबर। 26 लोग हैं यहाँ पंक्ति में, आपका आंसर ठीक है। उम्मीद है मजा आ रहा होगा यार, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखते हैं, यदि आज सोमवार है, कैलेंडर से ना, यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ऑप्शन है ए शनिवार, बी मंगलवार, सी शुक्रवार, या डी, तो क्या गिनते रहोगे क्या 61 दिन तक, नहीं ना। तो आपको पता होगा कि हर हफ्ते में जो वार है वो दोहराया जाता है, ठीक है, मतलब 7 दिनों का होता है सर्कल। आज संडे, आज संडे है, तो एक हफ्ते बाद फिर से संडे आएगा, 7 दिन का क्रम रहता है। तो क्या करना है आपको, सीधा 61 को लेना है और 7 से भाग दे देना है। कितने बार में जाएगा, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 56 आया, 56 में से 61 माइनस करो, 61 में से 56 माइनस करो तो कितना बचा, 5 शेष बचा, 5 शेष बचा, ठीक है। मतलब 7 अट्ठे क्या होता है, 56, ठीक है। तो 56वां नंबर में कौन सा होगा, फिर से सोमवार आएगा, क्योंकि पहले दिन में सोमवार आया था, फिर से 56वां नंबर में सोमवार आएगा, फिर 5 शेष बचा है, तो 5 यहाँ पर जोड़ दो, ठीक है, 5 यहाँ पर जोड़ दो, सोमवार के बाद आगे चलो। चले, जैसे सोमवार हो गया, ये मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर क्या हो जाएगा, 5वां शनिवार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शनिवार। तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, जाएगा शनिवार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यदि अभी 1:20 PM हो रहा है तो अब से 58 मिनट बाद कितना बजेगा, ठीक है। दिखने को तो बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन कहाँ पर गलती होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ, एक होता है घंटे का कांटा, ठीक है, एक होता है मिनट का, ठीक है। तो यहाँ पर जमा दीजिए इसको, 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा ये है ना, और अब इसे में जोड़ेंगे हम 58 मिनट को। तो यहाँ पर घंटा तो शून्य है लेकिन मिनट 58 है, ठीक है। आपस में जोड़ो इसे, कितना हो जाएगा, 8, 5 और 2 7, 5 1, ठीक है, मतलब 1 घंटा 78 मिनट। अब 1 घंटा 78 मिनट है ना, मतलब 1 घंटा 78 मिनट ना बोलकर क्या बोलूंगा मैं, ये क्या है, 1:78 है ना, क्योंकि यहाँ पर टाइम दिया गया है, 1:20 हुआ है, तो 1:78 हुआ है। अब इसको कैसे बताओगे भाई, कितना बजा है ना। तो आपको पता है कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से 78 में से 60 मिनट हटा दो, और 60 मिनट को किसको दे दो, 1 को दे दो। तो 60 मिनट को जब, मतलब 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 1 घंटा को मैंने 1 में दे दिया तो कितना हो गया, ये 2, और 78 में से 60 को माइनस कर दिया तो कितना बचा, 18। तो 2 बजकर कितना बजा है, 18 मिनट। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, वरना फिर से रिवाइज करके स्लो करके फिर से देखो मैं क्या बताया आपको, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब है काउंटिंग फिगर से, ठीक है। अब इसमें से एक एक क्वेश्चन आपको दे के रहूंगा मैं। तो चलिए, दी गई आकृति में त्रिभुजों की गणना करना है, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार की जब भी आपको आकृति दिखती है ना, तो इसमें आंख बंद करके आपको सीधा काउंट करना है, 8 त्रिभुज होते ही हैं ऐसे आकृति में। चलिए मैं आपको गिन के बताता हूँ। ये हो गया बेसिक, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 त्रिभुज आपको छोटे छोटे दिख गए। अब बारी आती है बड़े त्रिभुजों की, ठीक है, दोनों को मिलाकर। तो सबसे पहले ये त्रिभुज देखिए, नीचे में ये दिख गया, ये एक त्रिभुज हुआ। ठीक उसी प्रकार नीचे में ये भी एक त्रिभुज हुआ ना। इस प्रकार से 2 त्रिभुज आपको और दिख गए। अब इसके बाद मैं आपको और दिखाता हूँ त्रिभुज, ठीक है। अब इस प्रकार ऊपर से भी तो त्रिभुज बनेंगे, ये ये भी तो त्रिभुज है, ठीक है।
ठीक इसी प्रकार यहाँ से भी त्रिभुज बनेंगे, ये भी त्रिभुज है। तो इस प्रकार से टोटल 8 त्रिभुज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा, जब भी इस प्रकार से आकृति दिखी तो आपको सीधा मानना है 8, गिनते नहीं बैठना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसका आंसर आपको देना है। इसमें त्रिभुज कितने हैं, इससे पहले मैंने आकृति बताई है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर इजीली देंगे। ठीक है, कितने त्रिभुज है आपको बताना है। अगर मुझे यकीन है कि आप थोड़ी ना थोड़ी गलती करेंगे। अब क्या गलती करेंगे, जब आप इन दोनों त्रिभुजों को मिलाएंगे ना, तब भी क्या त्रिभुज बनेगा, ये गलती आप करेंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से बताऊंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं, है ना। तो यहाँ पर आयत की गणना करनी है। आयत की गणना कैसे करनी है ये भी मैंने आपको बताया, एक एक करके नहीं गिनते रहना है। तो सबसे पहले इसको नंबरिंग कर दो, 1 2 3, और फिर ऊपर से नीचे भी नंबरिंग कर दो, 1 2 और 3। अब क्या करना है आपको, जो इसे है ऊपर वाले को आपस में जोड़ दो, 3 2 5 और 1 है। और ठीक उसी प्रकार ऊपर से नीचे वाले को जोड़ दो, कॉलम को 1 2 3 और ये भी 6। अब 6 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो कितने हो जाएंगे आयत की संख्या 36। मतलब जो आवर्त में है इनको और जो वर्ग में है इनको, इन दोनों को आपको जोड़ना है और आपस में गुणा कर देना है, तो संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो कितना हो गया, 36 यहाँ पर आयत है। आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए और बताता हूँ, इसमें बताइए कितने आयत होंगे। तो इसमें भी क्या करना है आपको, आपस में जोड़ देना है, 1 2 3 4, इसको भी जोड़ो, 1 2 3 4। ठीक है, अब बताओ इसमें आयतों की संख्या क्या होगी उसी नियम से। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, आंसर देना है ना कमेंट बॉक्स पर। अब बताते हैं, इसमें आपको वर्ग की संख्या ज्ञात करनी है, वर्ग कितने वर्ग हैं। ठीक है, वर्ग गिनना भी मैंने आपको बताया। फिर इसमें भी क्या करना है आपको, नंबरिंग करना, 1 2 और 3, एक एक करके नहीं काउंट करना है। ठीक है, इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास। तो इसमें भी मैंने कर दिया। अब जो कर्ण से कर्ण है ना, ये जो बाहर का बाहर से गुणा, फिर बाहर का बाहर से गुणा, इस प्रकार से, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक ही है। तो सबसे पहले 3 का गुणा 3 से कितना हो गया, 9। वहीं 2 का गुणा 2 से कितना हो गया, 4। और 1 का गुणा कुछ नहीं है तो 1 से करूँ, क्या हो जाएगा, 1। 9 4 13 और 1 14 यहाँ पर वर्ग आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 43 में इसमें भी वर्ग काउंट करना है। फिर इसमें क्या करना हो, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5, फिर 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको फिर से वैसे ही सॉल्व करो जैसे मैंने सॉल्व किया है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर दे दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण छवि चुनिए। तो देखिए, एक होता है दर्पण प्रतिबिंब, एक होता है जल प्रतिबिंब। तो जब बगल में रखा है ना, तो उसको क्या रखते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, मतलब समतल दर्पण को बगल में रखा है। देखिए इस प्रकार से अगर रखा रहता, ठीक है, तो ये समतल दर्पण होता। लेकिन इस प्रकार से जब नीचे लिखा गया है ना, तो ये होता है जल प्रतिबिंब के अंतर्गत आता है। ठीक है, जल प्रतिबिंब ऐसे मान के चलिए कि इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है ना। इसलिए मैं जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब को क्लासीफाई करके बताता हूँ। आप इसे मानिए जल प्रतिबिंब, तो ठीक इसका चित्र उल्टा बनता है। वहीं दर्पण प्रतिबिंब में क्या बनता है, अगल का बगल, मतलब लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। बार बार हर वीडियो में बताता हूँ। तो देखिए जो ऊपर में आकृति दी गई है, अब मैंने बताया कि जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, उल्टा। ठीक है, बताइए उल्टा किस में है, ये ठीक इसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक उल्टा इसमें बन रहा है, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। देखिए आरपीएफ एएसआई का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपको सेकंड नहीं लगना चाहिए इसको बताना है, पेन कॉपी तो उठाना ही नहीं है, सीधा बताना है कि हाँ उल्टा बनना है, उल्टा का आंसर लूंगा। चलिए आगे बताते हैं। तो इसका आंसर आपको देना है, इसमें भी वैसे ही जल प्रतिबिंब आपको बताना है, और उल्टा वाला ट्रिक मैंने बताया है, इसका आंसर आपको देना है। अगर इसका आंसर आपने दे दिया, मैं समझूंगा आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अब यहाँ पर आपको दर्पण प्रतिबिंब, जैसे कि मैंने बताया है ना, ये है दर्पण। दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, लेफ्ट का राइट, मतलब दायां का बायां, बायां का दायां हो जाता है। ऊपर नीचे में कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए ई लिखा है, तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है ऐसे पलट जाएगा, बस देखिए उल्टा बन जाएगा इस प्रकार से। देखिए उल्टा, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से नहीं बनेगा, है ना, कुछ भी, बस दायां का बायां हो गया। तो ये जो राइट में है अभी लेफ्ट में हो गया, जो इसका सिर था राइट में दाएं साइड में, अब क्या हो गया, बाएं साइड में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक इसी प्रकार से आपको आंसर देना है। ये ऐसे मैंने दर्पण रखा, अब क्या बनेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस है यार, इसमें हलाली करोगे ना, मतलब आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, अब पासे से संबंधित 49 क्वेश्चन है ना। तो त्रिभुज के विपरीत फलक पर आने वाले पैटर्न का चयन करना है आप। ठीक है,
तो यहाँ पर त्रिभुज को बोला गया है, त्रिभुज के विपरीत फलक पर 3 यहाँ पर पासे दिए गए हैं, ठीक है, ठीक है, घन दिए गए हैं। अब इसके विपरीत फलक पर, त्रिभुज के विपरीत फलक पर क्या आएगा? तो देखिए इसको मैं 2 तरफ से बना सकता हूँ ना। पहले तो मैं इन दोनों पासों को देखता हूँ, तो इन दोनों पासों में मैंने जब देखा तो 2 कॉमन दिख रहे हैं, इसमें भी सर्कल कॉमन है, इसमें भी सर्कल कॉमन है, इसमें भी स्टार कॉमन है और इसमें भी स्टार कॉमन। तो अगर 2 कॉमन आपको दिख गए ना, तो जो तीसरा होता है ना, वो जो बचा होता है ना, उसी का सीधा अपोजिट होता है। तो क्या बचा है? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का अपोजिट सीधा मिल गया रेक्टेंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा? आयत, सीधा आ गया। तो चलिए अगर इन दोनों में मैं बताऊं, इन दोनों में कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना, फिर से मैं बताता हूँ। अब इन दोनों में मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, घन दूसरा और घन तीसरा में। तो इसमें अगर कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो किसी एक को कॉमन पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमा दो, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है? ये सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लेता हूँ, दूसरे वाले को। तो दूसरे वाले को मैंने लिया, ये सर्कल लिया, फिर क्लॉकवाइज, ये देखो इस प्रकार से क्लॉकवाइज घुमा दो, तो सर्कल आया, फिर त्रिभुज आया, फिर स्टार आया, ठीक है। उसी प्रकार से इस सर्कल को भी पकड़ो और क्लॉकवाइज घुमा दो इस प्रकार से, तो सर्कल है जाएगा नीचे, और फिर क्लॉकवाइज घूमेगा तो रेक्टेंगल, फिर क्या आ जाएगा? चतुर्भुज, ठीक है। तो इसमें भी ट्रायंगल के अपोजिट में क्या आया? रेक्टेंगल ही आया, ठीक है, मतलब त्रिभुज के विपरीत में आयत इसमें भी आ रहा है। तो आपका आंसर आयत करेक्ट है। ये 2 मेथड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तीसरे का आंसर आपको देना है कि किस प्रकार से इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि जैसे पक्षी का संबंध पंख से है, तो मछली का संबंध किससे है? इस प्रकार से दोस्तों आपको आंसर तो देने ही है कमेंट बॉक्स में, और आप बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं अगर आपने मेरे साथ साथ 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो अगर आपके स्कोर अच्छे आ रहे हैं ना, मतलब आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही है, और अगर स्कोर कम आ रहे हैं मतलब आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों इस प्रकार की सारी वीडियोस मैं आपको सामने लेकर आऊँगा, सभी टॉपिक्स होंगे और इतने सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा ना कि आपको और बुक्स खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।